हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम जिस सेशन के साथ आए हैं वो हमारा एजुकेशन सेशन है तथा अगर बात करें प्रैक्टिस सेट की तो प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 करा चुके हैं, उसकी आंसर की के साथ आज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपका जितना रिवीजन होगा उतना अच्छा है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ही आपको स्कोर गेन करा सकता है। चलिए तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज का एक मोटिवेशन कोट, जिस विचारधारा को आप अपने मस्तिष्क में स्थान देते हैं वही वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि विचारों में वो शक्ति है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसको छीड़ नहीं सकती। तो आप हारे नहीं हैं, क्योंकि आपको हारना नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना किसने बताई थी? तो अगर नकारात्मक शिक्षा की बात करें तो कि ये क्वेश्चन ही इस तरह का है, तो रूसो ने दिया है और इसकी दो विचारधारा है। पहला है निश्चयात्मकता शिक्षा, यानी निश्चयात्मक शिक्षा, और दूसरी आपकी नकारात्मक शिक्षा। रूसो के अनुसार क्या है कि नकारात्मक शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति के अंगों तथा इंद्रियों सशक्त तथा क्षीण बनाती हैं। ठीक है, नकारात्मक शिक्षा का आशय व्यर्थ में समय नष्ट करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नकारात्मक का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि व्यर्थ में वो समय नष्ट कर रहा है। यह शिक्षा गुण आरोपित नहीं करती, परंतु पाप से बचाती है। तो इसमें कोई गुण नहीं आता, कोई क्वालिटी नहीं आती, बट ये क्या करती है, इंसान को पाप से बचाती है। वह सत्य का पाठ नहीं पढ़ाती, अपितु असत्य से बचाती है। ठीक है, तो अरस्तु मानते हैं कि ये शिक्षा कैसी है कि आपको असत्य से बचाती है मगर सत्य का पाठ भी नहीं पढ़ाती है। तो इसके जो रहेंगे वो रहेंगे रूसो। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी डिजाइन हो जाए कि निश्चयात्मकता तथा नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना किसने दी है, तो वो हमारे रूसो हैं। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा अनुभवों के पुनर्संरचना पर बल देती है? तो ऐसी कौन सी शाखा है, तो वो हमारा है जो अनुभवों को ज़्यादा महत्व देती है, तो वो हमारा प्रयोजनवाद। क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद। व्यवहार कहाँ से आता है, अनुभवों से। ठीक है, व्यवहार कहाँ से आता है, अनुभवों से, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हमारा व्यवहारवाद। ये क्या होता है, उपयोगिता के आधार पर आदर्शों, मूल्यों और सत्यों के आत्मसातीकरण पर बल देता है। यानी व्यवहार में जो चीज़ आ सकती है उन सब पर बल देता है। कहीं कहीं पे एमिल मिलेगा, कहीं कहीं पे ये शब्द आपको इस तरह से भी मिल जाता है कि एमिल। ठीक है, याद रखिएगा। तो एमिल यह निम्न पर प्रथम प्रबंध है। तो आप याद रखिएगा कि ये किस पर प्रथम प्रबंध है, तो वो हमारा है प्रकृतिवाद पर। ठीक है, इसमें क्या है कि ये प्रकृतिवाद पर प्रथम प्रबंध है। अगर एमिल की बात की जाए तो ये क्या है कि रूसो ने लिखा है। ठीक है, एमिल नामक ग्रंथ रूसो ने लिखा है। इस ग्रंथ में प्रकृतिवादी शिक्षा को विस्तृत संकल्पना प्रस्तुत की गई है। जो हमारी प्रकृतिवादी यानी नेचर एजुकेशन है उसकी विस्तृत संकल्पना इसी में प्रस्तुत की गई है। यह शिक्षा पर प्रथम प्रकृतिवादी प्रबंध माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, प्रथम प्रबंध इसलिए कहा गया है कि ये शिक्षा पर प्रथम प्रगतिवादी प्रबंध माना जाता है। नेक्स्ट चलती है, सांविधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा। तो शिक्षा क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सबको उपलब्ध होनी चाहिए, सबके अभिगम में होनी चाहिए, सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्योंकि शिक्षा क्या है आप सबको पता है कि आर्टिकल 21 का के अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का को बाध्य होगा। तो यानी आपके राज्य जो है वो बाध्य है। तो अगर आपके गांव, आपके आसपास कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, राज्य से शिकायत कर सकते हैं यानी सीएम से, तो वो आपको शिक्षा देने के लिए बाध्य है। तो ये अभिगम्य भी है, उपलब्ध भी है और अनिवार्य भी है, क्योंकि आपका आरटीआई में इसको अनिवार्य भी कर दिया, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, वेद हमें सिखाते हैं कि। तो वेद हमें क्या सिखाते हैं, तो वेदों का अगर बात की जाए तो ये क्या है, रचना आरंभ एवं अंत से हीन है। वेदों का ये मानना है। वेद इस सृष्टि की प्राचीनतम रचना है। वेदों में इस सृष्टि को ईश्वर के द्वारा उत्पन्न माना गया है। वेद के अनुसार ना
इस सृष्टि का आरंभ है और ना ही अंत है। इसलिए कहा है कि रचना आरंभ एवं अंत से हीन है। ना ही आरंभ है, ना ही इसका अंत है। ज्ञान की कोई अनासक्त अनुसरण नहीं और ना ही स्वयं में अपने आप बौद्धिक शिक्षा नहीं। यह नारा किसका था? तो आपका ये नारा रहेगा वो हमारा प्रयोजनवादियों का। ठीक है, ये उन्हीं का नारा है कि ज्ञान की कोई अनासक्त अनुसरण नहीं है। तो यहाँ पे अगर प्रयोजनवादियों की बात की जाए तो प्रयोजनवादी व्यक्तिगत रुचियों पर बल देते हैं। उनके अनुसार जिस चीज की को सीखने में व्यक्ति की रुचि नहीं है वह ज्ञान व्यर्थ है। यह बौद्धिक शिक्षा नहीं वरन उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते हैं। ठीक है, अगर उसकी रुचि नहीं है तो वो व्यर्थ भी है। ये क्या कहते हैं? यो ज्ञान व्यवहारिक भी हो और उपयोगी भी हो, ऐसे शिक्षा पर बल देते हैं। एक बात बस याद रखिएगा प्रयोजनवाद के बारे में कि ये क्या करते हैं? तत्कालिक उपयोगिता, यानी जो चीज़ आपके तत्काल में उपयोगी है वही आपके लिए अच्छी है, तत्कालीन उपयोगिता पर बल देते हैं। इसीलिए उनके अनुसार विचार, वस्तु और मूल्य हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। अगर पूछा जाता है कि कौन सा आपका वो है जिसके अनुसार विचार, मूल्य और आपके वस्तु हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, तो वो विचारधारा है प्रयोजनवादियों की। यहाँ पे मूल्य भी बदलते रहेंगे क्योंकि इन्होंने क्या कहा है? तत्कालीन मांग, यानी जैसी आपकी डिमांड हो वैसे ही आपके मूल्य बन जाए। वस्तु, विचार और मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं क्योंकि मूल्य क्या है? सर्वमानिक, जो सभी यानी आपका सार्वभौमिक यानी यूनिवर्स जिनको फॉलो करता है वही मूल्य बन जाते हैं। वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अध्यापक की भूमिका का। ठीक है, तो अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। तो यहाँ पे जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और आंसर की के साथ, और इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं हम उसकी आंसर की के साथ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा आदर्शवाद। ठीक है, तो क्या आदर्शवाद ही है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था? यानी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेते हैं जिससे क्या होगा कि वो अधिक समझ में आएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो कि किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? किसके रूप में? अनुशासनवादी। बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, उसमें है अनुशासनवादी। ठीक है, अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है तो वो हमारा है आदर्शवाद, क्योंकि आदर्शवाद आ से अनुशासन, आ से आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद व्यक्ति वही कहा जाता है जो अनुशासित होता है। निम्न के मिलान कीजिए, तो आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेंगे, पहले मिलान करते हैं। ठीक है, निम्न का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा तत्व मीमांसा की बात की जाए तो ये तत्व, तत्व माने होता है आपका जो दिखाई दे, तत्व यानी आपका मेटल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जो दिखाई दे। तो ये क्या है? वास्तविकता से जुड़ा है। अगर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान ज्ञान से जुड़ा होगा, ज्ञानी ज्ञान मीमांसा। अगर बात करें ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों द्वारा अधिचालित है, तो जो ब्रह्मांड है वो किससे जुड़ा है? भौतिक विज्ञान का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा भौतिक विज्ञान का प्रकृतिवाद। ठीक है, ब्रह्मांड में जो जितनी भी चीजें हैं सभी भौतिक ही तो हैं, तभी हम उन्हें दृश्य रूप में देख पा रहे हैं। नैशलीय आचरण के सिद्धांत, तो वो आ जाएंगे। आचरण कहाँ मिलता है? नैतिक शास्त्र में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कोटेशन बनेगा यानी आपका जो कोड बनेगा वो है हमारा, यहाँ पे क्या है? एकाचार। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एकाचार, एकाचार, तो जो हमारा बनेगा वो बनेगा पी। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या था? डी का क्या था? यहाँ पे आपका डी का है नीति शास्त्र, जो क्या है हमारा तीसरा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों को एक स्वायत्त शासी एवं प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होना चाहिए, इस कथन का समर्थन किसने किया है?
तो यहाँ पे देखिए 2 शब्द हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला हमारा है स्वायत्त शाही और दूसरा हमारा प्राकृतिक वातावरण। ये दोनों ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कौन-सा हमारा समर्थक है जो इसे मानता है? तो यहाँ पे है प्रकृति वातावरण, ठीक है? प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक से क्या बन गया? आपका प्रकृतिवादियों, ठीक है? प्रकृतिवादियों के अनुसार। प्रकृतिवादी विचारधारा बालक पर सामाजिक नियमों द्वारा दबाव डालने का सख्त विरोध करती है। यानी जो सामाजिक नियम है या सामाजिक जो भी हैं उनसे बच्चों पर अगर दबाव बनता है तो उसका वो सख्त विरोध करती है। वह बालक को समाज के कुप्रभावों से बचाना चाहती है क्योंकि सामाजिक संस्थाएं बालक को अपनी कृत्रिम श्रृंखलाओं के जाल में जकड़कर उससे उसका प्राकृतिक जीवन छीन लेती हैं। क्योंकि जो हम उनकी जो एक्टिविटी है हमें प्राकृतिक करानी चाहिए, यानी जिनके अंदर जो नेचुरल है वो करानी चाहिए। किसी भी उन्हें क्या है श्रृंखला में जो सामाजिक संस्था के द्वारा बनाई गई उनमें नहीं उलझाना चाहिए, ये प्रकृतिवादियों का कहना है। नेक्स्ट चलते हैं मकतब है। तो आपने हमारा जो यूट्यूब है उस पर क्या है कि शिक्षा के केंद्रों के साथ साथ मकतब और मदरसा भी पढ़ा है। तो यानी वैदिक काल से लेकर हमने आधुनिक काल की शिक्षा को उसमें रखा है। तो वो हम टेलीग्राम की जो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें हम वो लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट की। तो आप देख सकते हैं उसमें यानी प्राचीन काल से लेके यानी वैदिक काल से लेके आधुनिक शिक्षा का सफ़र। तो मकतब का यहाँ पे अर्थ आपको लगाना है कि मकतब क्या है। तो मकतब क्या है? मुसलमान जो मुस्लिम एजुकेशन थी जिसको आप इस्लाम एजुकेशन भी कहते हैं, मुस्लिम एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था मकतब। माँ से याद रखिएगा मकतब, माँ यानी मकतब। तो माँ माँ के पास बच्चा कब रहता है? जब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र में होता है। जब भी प्राथमिक शिक्षा में यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें क्या है कि महिलाओं को रखा जाता है अधिकतर है। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम बच्चे का क्या रहता है कि दिमाग में माँ वाली फीलिंग रहती है, तो उस तरह वो क्लास में ज़्यादा रह सके इस कॉन्सेप्ट को रखकर हुए साइकोलॉजी में उनको प्राथमिक एजुकेशन में महिलाओं को रखने की एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, मकतब का मतलब है प्राथमिक शिक्षा के केंद्र। तो अब आप नहीं भूलेंगे माँ से माँ और मकतब माने प्राथमिक शिक्षा। जब बच्चा छोटा होता है तब कहाँ जाता है? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र में, जो कि किसका है? मुस्लिम एजुकेशन का केंद्र है प्राथमिक शिक्षा, उसी को मकतब कहा जाता है। जिस तरह आपके यहाँ नर्सरी, आपका प्ले ग्रुप और इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये किसने लिखी है? तो ये आपकी जो पुस्तक है वो है हमारे महात्मा गांधी की। तो वहाँ सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अगर इसकी बात की जाए तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। इन्होंने इसमें अपने अनुभव लिखे हैं। तो अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी बात रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को किस शब्द से मतलब किसकी उपाधि दी, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका जो रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है संबंधित नहीं है, यानी एक चीज़ है जो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है, बाद बाकी सभी हैं। तो नहीं पूछा जा रहा है तो वो हमारा आपका थियोसोफिकल सोसाइटी, ये रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। विश्व भारती है, नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। एकमात्र ऐसा लेखक जिसे 2 देशों के राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिए। बांग्ला का भी इन्होंने लिखा है, बांग्ला सुमला ऐसे करके है। इसी तरह जनगण मन भी भारत का इन्हीं ने लिखा है। ये मात्र ऐसे लेखक हैं या ऐसे राइटर हैं जिन्हें 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के स्रोत में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था एक रूपता प्रदान करने के लिए विश्व भारती की स्थापना की थी। विश्व भारती भी इन्हीं का है। राष्ट्रीय गीत टैगोर द्वारा रचित है, जबकि आपका है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? ये हुई है आपकी 1880 आपका 1882 में हुई है।
ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1882 में हुई है। और बात की जाए तो इसमें इसमें किसने की थी? तो मैडम आपका है आपका ब्लॉस्की एवं कर्नल अलकाट ने मूल रूप से की है। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन है। आपका इस तरह से याद रखिएगा, इसे लिख देते हैं क्योंकि काफ़ी टफ है। तो यहाँ पे देख ही पा रहे हैं आपका। ठीक है, इन्होंने और किसने की है? कर्नल अलकाट ने। तो आपका हो जाएगा अलकाट। इनके दोनों के सहयोग से 1882 में हुई है, यानी 1882 में हुई गई है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? तो अगर हम बात करें तो कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाएगा? तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, जीवन की गुणवत्ता हो, मानव गरिमा हो, भावात्मक समाकलन हो। ठीक है, तो ये सभी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से क्या है जो संस्कृति का एक स्वरूप नहीं है? तो यहाँ पे बात करते हैं, वो हमारा है बौद्धिक संस्कृति। बौद्धिक संस्कृति क्या है कि यह संस्कृति से तात्पर्य मानव निर्मित एक भावात्मक संगठन से है। यह मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। यह विभिन्न प्रकार की होती है। भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति एवं औद्योगिक संस्कृति। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से इसके कॉन्सेप्ट है, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति और आपका औद्योगिक संस्कृति। इन्होंने पूछा है नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें यही हो जाएगा बौद्धिक संस्कृति। ठीक है, क्योंकि तीनों ही पार्ट इसके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा प्रमुख एजेंसी है। तो आपको बताते हैं, जब प्रमुख लग के आ जाए या मुख्य लग के आ जाए तो वो हो जाता है हमारा घर, क्योंकि घर क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। सबसे पहले बच्चा अपने घर से ही शुरुआत करता है। नेक्स्ट चलते हैं, लोगों को किसी एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग में रखने के लिए जो मानदंड प्रयुक्त नहीं है वे निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी, क्योंकि इसने पूछा है सामाजिक वर्ग में। तो आपका प्रजाति रखती है, धर्म रखता है, ज्ञान धन रखता है, मगर ज्ञान नहीं रखता सामाजिक वर्ग में। धर्म एक संस्था है क्योंकि, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रह हो जाएगा वो आपको बताना है, क्योंकि क्या कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य को निष्पादित करता है। आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को आपस में जोड़े रखने के लिए धर्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। यह सामाजिक कार्य को निष्पादित करती है। इसके द्वारा व्यक्ति के विश्वासों को दृढ़ बनाती है। व्यक्ति में सामाजिक एवं मूल्य का विकास होता है तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है धर्म के माध्यम से। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न निम्न को मेलित कीजिए, यानी आपको पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर पेयर्स की बात की जाए तो आपका जो रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे अगर रूढ़िवादी की बात की जाए तो रूढ़िवादी का जो रहता है वो हमारा है क्या? यहाँ पे वो हमारा रहेगा एक ऐसी समाज जिसमें परिवर्तन धीमे एवं समय लेने वाले हों। ठीक है, रूढ़िवादी कहते हैं जो पुरानी विचारधारा को अपने साथ लिए हो, जिसमें परिवर्तन भी बहुत धीमे हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो रहेगा यहाँ पे चलते हैं फिर। इसमें है फिर समाज का बंद समूह। तो समाज का बंद समूह कैसा होता है? तो वो होता है जाति, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये समाज का बंद समूह कहा जाता है। सांस्कृतिक आपका है विसरण। इसकी बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक विसरण वो है आपका आपका परिवर्तन का बहिष्कृत जात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक विसरण, ये रहा परिवर्तनों का आपका है बहिर्जात स्रोत। तो आपका जो रहेगा इसमें डी को देख लेते हैं, सामाजिक। नेक्स्ट चलते हैं हमारा यहाँ देखिए सामाजिक स्त्रीकरण। तो ये कब होता है? जब प्रतिबद्ध समाज हो। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें जो वो रहेगा हमारा जो राइट
कूट बनेगी वो बनेगी हमारी सी। ठीक है, क्योंकि डी का क्या है 2 है। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका है प्रतिरुद्ध समाज हो। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि सामाजिक परिवर्तन परिणाम स्वरूप एक शैक्षिक परिवर्तन में प्रकट होता है। जिस महान समाजवादी का यह मत था वह था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह क्या था, तो वह था हमारा दुर्खीम। ठीक है, अगर दुर्खीम की बात की जाए तो इमाइल दुर्खीम एक महान समाजवादी थे। इनके शब्दों में शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही शैक्षिक परिवर्तन होता है। ये बात याद रखिएगा कि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही शैक्षिक परिवर्तन होता है। तो इसे आप इस तरह जोड़ सकते हैं जैसे आपकी एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी आपकी याद रखिए NEP, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये आपकी कब की है, 2020 को देख सकते हैं। तो ये क्या थी, सामाजिक परिवर्तन के कारण ही शिक्षा में परिवर्तन होना। ये किसने
तो वो चीज़ क्या हो जाती है, हमारी अनौपचारिक हो जाती है। तो घर में प्रदान की वाली शिक्षा कैसी है, अनौपचारिक शिक्षा। और उसका कहीं भी कोई टाइम टेबल नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई नियम नहीं। निम्न में से किस भाग क्षेत्र से यह भावनाएं संबंध हैं? तो आपको बताना है कि हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है उपयुक्त समस्त प्रभाव क्षेत्रों से। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और प्रेरणात्मक। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी पूर्ण धारणा को पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो वो हमारा है पियाजे के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वो पूर्ण धारणा को संज्ञानात्मक में तो वो था इंद्रिय अनुभववाद। ठीक है, जब बच्चा अपनी इंद्रियों से अनुभव करके कोई चीज़ सीखता है तो वो अधिक सीख सकता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं पियाजे की चारों स्टेजों की, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसकी जो संवेदी कामक अवस्था है, इसकी जो पहली अवस्था है वो हमारी है संवेदी कामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक जो अवस्था है वो कितनी मानी जाती है? वो मानी जाती है आपकी 0 से 2 वर्ष। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है कि प्याजे की 0 से 2 वर्ष की कौन सी अवस्था होती है? तो संवेदी कामक अवस्था। दूसरी अवस्था की बात कर लेते हैं तो वो हमारी कौन सी है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। वो हमारी कौन सी है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये क्या माना है? ये जो मानी गई है वो मानी गई है 2 से 7 वर्ष। ठीक, ठीक है, 2 से 7 वर्ष। ऐसे भी आ सकता है 2 से 7 वर्ष प्याजे की कौन सी अवस्था है? तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। अब बात कर लेते हैं इसकी थर्ड अवस्था की। तो वो हमारी रहती है हमारी थर्ड अवस्था की बात कर लेते हैं, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो वो हमारी रहती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। बात कर लेते हैं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की। तो वो रहती है हमारी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की 11 से 15 वर्ष। ठीक है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की क्या रहती है? वो रहती है हमारी 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष। तो इस तरह से आपको सब प्याजे की जो स्टेज है वो फोर्थ है ना, याद रखिएगा। औपचारिक जो स्टेज है वहाँ पे जाके बच्चा क्या हो जाता है कि अपनी इंद्रियों का पूर्ण विकास कर चुका होता है। नैतिक कोहल वर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है उसमें से कौन सी अवस्था नहीं है? नैतिक विकास का सिद्धांत याद रखिएगा। तो वो किसका है? कोहलबर्ग का है। उसमें से कौन सी अवस्था नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो वो हमारी है उसमें से संवेदी प्रेरक, ये अवस्था उसके नहीं है, जबकि प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत और पार्श्व रूढ़िगत ये है। अगर बात की जाए प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर की तो परतंत्रात्मक नैतिकता होती है, नव आत्म केंद्रितता होती है। जबकि रूढ़िगत नैतिकता स्तर की बात की जाए तो अंतर व्यक्ति संबंध अच्छा बालक है, बालिका पूर्वाभिमुखी कारक अवस्था है, सामाजिक अवस्था स्थापन अवस्था है। जबकि बात की जाए पश्च नैतिकता स्तर की तो ये यहाँ पे क्या है? संवेदात्मक आपका है विधि वादिता अवस्था है, अंतःकरण या सिद्धांत उन्मुखी अवस्था है। तो इस तरह से क्या है कि ये सारी तीनों अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है स्थिर अधिगम के लिए अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रभावपूर्ण आपका है प्रबलीकरण समय सारणी कौन सी है? तो आपकी जो राइट आंसर रह जाएगा कि कौन सी है समय सारणी? तो वो हमारी है परवर्ती अनुपात पुनर्वलन। नेक्स्ट चलते हैं। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है?
तो जो हमारे तत्व होंगे, कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है, तो वो हमारे तत्व हैं 150, यानी 150 तत्वों को सम्मिलित किया गया। अगर बात करें गिलफोर्ड की, तो गिलफोर्ड ने अपनी बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल, याद रखिएगा कौन सा मॉडल है इनका, त्रिविमीय। ठीक है, आपका है त्रिविमीय मॉडल। ये किसका है, आपके गिलफोर्ड महोदय का इन्होंने दिया है। और इसमें क्या है कि 4 प्रकार की विषय वस्तु, 5 प्रकार की संक्रियाएं एवं उत्पादक या परिणामों को 6 भागों में बांटा गया है। तो आपको किस तरह से रखना है, आपका 4, 5 और 6। ठीक है, 4, 5 क्या है यहाँ पे 5 प्रकार की सक्रियाएं और उत्पादन विषय वस्तु। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह रखा गया है। इस प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पे